ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राजा आज़म साहब जो यूके पीएनपी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सीनियर रहनुमा तारक चांडियो साहब। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो रहनुमा हैं ये कौम परस्त हैं, तो कश्मीर के हवाले से ही आज ज़्यादा गुफ्तगू होगी। सबसे पहले राजा आज़म साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपने एक रैली निकाली जनाब तनवीर अहमद साहब की रिहाई के लिए, क्या आप समझते हैं कि तनवीर साहब ने जो कदम उठाया था वो दुरुस्त था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सईद भट्ट साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर अपने लोगों के सामने, कश्मीरियों के सामने अपना मौक़िफ़ रख सकें। तो जहाँ तक कामरेड तनवीर अहमद साहब की बात है तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का जो आइन है उसकी शिक 257 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा या जिसे आप ज़ेर इंतज़ाम कह लें, तो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बिल्तिस्तान का कोई भी जो शहरी है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, ये उनका आइन कह रहा है। ठीक है। तो जब हम उनकी पाकिस्तान की रियासत के शहरी नहीं हैं तो यहाँ पर जो हमारी पहचान है वो उनका झंडा नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे सरकारी इमारतों वगैरह पे लहराते हैं क्योंकि उनके ज़ेर इंतज़ाम है और यहाँ पर इस मामले पर कभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं बनी। लेकिन चूँकि जो तनवीर अहमद ने ये काम किया है वो एक यादगार थी शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट की। उनका नज़रिया जो है वो खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर का था और उनको बाबाई कौम भी कहा जाता है। और तकरीबन जितनी भी जमातें जिस भी अंदाज में कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही हैं, उनका जो मेन जो जिसको वो कायद मानते हैं वो मकबूल अहमद भट्ट हैं। तो उनकी यादगार थी ये डडियाल में, तहसील डडियाल डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मकबूल भट्ट शहीद चौक के नाम से मंसूब थी। तो वहाँ पर चूँकि ये जो रियासत का झंडा है आज़ाद कश्मीर का, इन्होंने वो लगाया हुआ था। उतारा गया या साथ जलाया भी गया? क्योंकि कुछ वीडियो सामने आए जिसमें कुछ खवातीन भी कह रही हैं कि झंडे को जलाया गया। नहीं, क्या सिर्फ उतारा गया या जलाया भी गया? सब झूठ है। हम किसी भी मुल्क के परचम का एहतराम करते हैं। तो ये है कि वो झंडा उन्होंने, उसकी लाइव वीडियो मौजूद है, पूरी दुनिया देख रही थी कि उन्होंने बड़े एहतराम से उसको उतारा और वो नीचे उन्होंने ऊपर से फेंका भी नहीं, वो उसको अपने सीने के साथ लगाकर बड़े अदब एहतराम से नीचे उतरे। फिर वो उसको अपने ऐसे सीने से लगा के बैठे हुए थे। जब उनके ऊपर जब वो कोई इंतजामिया के लोग थे या जो भी थे, जब वो उनको वहाँ से उन्होंने घसीटा तो उन्होंने उस झंडे की बरामदी की। वो आप वीडियो में समय उन्होंने उसके हाथ से खींच के झंडा नीचे फेंका और उसको रोनते हुए तनवीर साहब को बेईमाना तशद्दुद करते हुए वो घसीट कर गाड़ी तक लेके गए। अच्छा तारक चांडियो साहब, आप इस सारे मामले पर क्या कहते हैं? इधर उधर की बात न कर, बस ये बता कि काफिला कहाँ लूटा। मुझे राज़ानों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ख्वाजा साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया और हमारा इंटरव्यू कोटली की आवाज़ में आप कर रहे हैं। इस हवाले से मेरा नुक्ते नज़र ये है कि तनवीर साहब ने जब वहाँ से परचम उतारा तो अपने सीने पे रखा, तो जब वहाँ पे एजेंसियों के लोग आए या वहाँ जो डडियाल के अंदर वो थानेदार साहब थे वो आए, तो उन्होंने, आपने उस वीडियो के अंदर देखा होगा कि तनवीर की पिटाई जो उन्होंने की है, उस पर जो तसादम किया है उस थानेदार ने, रियासत दहशतगर्दी उसके ऊपर की है, तो उसी झंडे का डंडा तोड़ के उस पर तसादम किया गया है। मैं समझता हूँ कि झंडे की बड़ी बेहुरमती तनवीर ने नहीं, उस थानेदार ने की है जिसने उस झंडे का डंडा तोड़ के तनवीर पे तसादम किया था। और यहाँ पे राय साहब ने भी आपको एक बात बताई है कि पाकिस्तान का एक एक्ट है, उसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो यहाँ पे किसी को, पाकिस्तान अगर यहाँ पे ज़ेरे काबज़ है तो यहाँ पे बड़ी इमारतों पे वो अपने परचम लगा सकता है, लगा रहा है। ये तो हिंदुस्तान वाली बात है। वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर
जो जबर व तसल्लुत हो रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान ने जिस तरह जबर से कब्ज़ा किया हुआ है, यहाँ पे भी मौजूदा कंडीशन वही है। ये काम जो उन्होंने तनवीर ने आज जो ये काम किया है, ये हमें कुछ अरसा बाद करना था ये काम, और हम इसकी पूरी तायद व हमायत करते हैं। हमारा नुक्ता ये निगाह ये है कि मकबूल भट्ट शहीद कौम परस्त रहनुमा था, उसने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना दिया। 11 फरवरी 1984 में तख्तादार को चूम कर तहाड़ जेल दिल्ली के अंदर मकबूल भट्ट ने यह कहा था कि मेरे कश्मीर तू एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा, और मेरा ये ईमान है कि भट्ट साहब ने जो आखिरी अल्फाज कहे थे, कश्मीर एक दिन ज़रूर जो है वो आज़ाद होगा। 1987 से इस तहरीक के साथ मेरी वाबस्तगियाँ हैं। मैंने कभी जो है वो ये नहीं किया है जनाब जो है वो इस तरह की पॉलिसी अपनाई हो जनाब के आज जनाब अपने मफादात की खातर कोई बात कह दी है, कल कुछ कह दी है। यानी आप कहना चाहते हैं आप जो गैर ये रियासती जमातें हैं उनमें शमूलियत कभी भी इख्तियार नहीं की? ये कभी भी नहीं। 1987 से लेकर आज तक ख्वाहिश साहब मैंने कभी ये जो असम्बली के इलेक्शन होते हैं, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रजाउन के ये कहता हूँ कि मैंने कभी अपना वोट कास्ट नहीं किया है। ठीक। हमारा मुतालबा ये है कि जब तक पूरा कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, ये पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत है या गिलगित बल्तिस्तान है या मकबूजा कश्मीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी 1948 के अंदर जब मसला कश्मीर को ले जाया गया तो उस वक़्त वहाँ पे जो चार्टर तैयार किया गया उसके अंदर सबसे पहले ये शिक रखी गई कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकालेगा। अच्छा, ये उस करारदाद में मौजूद उस करारदाद के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक। ये अक़वाम आलमा के अंदर है ना, अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा। ठीक। ये मैं और आपने तो नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे ये करारदाद मौजूद है। बात यह है कि आज तनवीर साहब के हवाले से बात कर रहे थे। तनवीर अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी जदोजहद करेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि तनवीर को जिस तरह से जिस जगह से उठा के ले जाया गया था वहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से उसे छोड़ा जाए। ठीक है। अच्छा राजा आज़म साहब, एक तरफ तो आप पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उसकी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ आप उसके झंडे उतार रहे हैं, इसकी क्या वजह है? या तो आप पासपोर्ट भी उसका इस्तेमाल ना करें, करेंसी इस्तेमाल ना करें उसकी। बस साहब, ये जो आपने सवाल किया है बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम हर रोज़ सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों का सामना करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसे बेशुमार सवाल आते हैं कि गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया पे ऐसी बहस चल रही थी, तो एक शख्स मुझे कोई पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने लिखा जी कि ये जो मीर पर मिनी लंदन है तो ये हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से है, और बहुत कुछ लिखा, और आप अपनी नेशनलिटी सरेंडर कर दो ये वो। तो मैंने फिर उनको बड़ी तफसील से लिखा कि आप लोगों को तारीखी हक़ाइक़ और पस मंज़र का पता नहीं है, चूँकि अगर कश्मीरी या कश्मीरी जो 250 बोरा है यूरोप में मोर देन 15 लाख है मेरे ख्याल में, या इससे ज़्यादा होंगे लोग, 15-16 लाख हैं। 16 लाख हैं जी। तो वो एक्चुअली ये है कि जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो उस वक्त हमारे कोटली और मीरपुर ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर चूँकि खेती बाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो अक्सरियत में जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, अब्बाओ अजदाद थे, वो फौज में भर्ती होते थे, तो वो ब्रिटिश आर्मी के फौजी थे, मुलाजिम थे। तो जब दूसरी जंग अज़ीम हुई World War II, तो ये लोग बर्मा और जापान तक, इंडोनेशिया, मलाया के जंगलात तक लड़ते हुए गए थे ब्रिटिश आर्मी के साथ। तो फिर उसमें जैसे तारीख से आपको पता होगा कि इत्तेहादियों ने तुर्की और इसको सुल्तानत उस्मानिया तोड़ दी थी, जर्मनी को शिकस्त हो गई थी। तो उसके बाद जब ये लोग वापस हो रहे थे जो फौज में थे, तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्यूल नेशनलिटी दी थी, ये एक तारीखी हकीकत है। अच्छा। तो इन लोगों को कहा था कि आप लोगों में से कोई भी अगर बरतानिया में आना चाहता है, ब्रिटेन में, तो वो आ सकता है। अच्छा आज़म साहब, वो तो पुरानी बात, अभी आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, जो हमें पाकिस्तान पासपोर्ट दे रहा है, हम उसके ज़ेर कंट्रोल या ज़ेर कब्जा हैं, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक जो भी मुल्क जिसका वो इंतज़ाम है, वो उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स के मुताबिक हमें पासपोर्ट दे रहे हैं। और जहाँ तक इस्तेमाल ना करने की बात है, तो हमें किसी का ना हिंदुस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत है और ना ही पाकिस्तान का, बल्कि जब यहाँ से ये कब्जे ख़त्म होंगे, ये अपनी फ़ौजें वापस ले जाएँ, तो जो इनकी दस्तावेज़ात हम इस्तेमाल करते हैं वो खुद ब खुद ही
मुस्तरद हो जाएंगी। अच्छा चांडियो साहब, पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी फ़ौज उनकी शहीद हुई यहाँ पर, उसके बावजूद अगर हम उनके ख़िलाफ़ इस कदर जाएंगे तो ये मुनासिब बात है? ख्वाजा साहब, आपने जो बात कही है मेरे नज़दीक वो 75 या 1971 की जंग को आप ले लें या 1965 की जंग को आप ले लें, बजाय तो ये कहते रहे हैं पाकिस्तान वाले कि ये हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। कहते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 1965 की जंग के अंदर जब लाहौर वाघा बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान ने टैंकों की चढ़ाई की तो उस वक़्त वहाँ टैंकों के नीचे लेटने वाले वो 17 कश्मीरी थे जिन्होंने पाक सरज़मीं पे दुश्मन का नापाक कदम नहीं रखने दिया था। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक ही पलड़े में नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है। हमारा मसला जो है मसला कश्मीर, ये तकरीबन 7 दहाइयों से उलझन में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पे ले के जाएगा, हमें वो नताइज कभी बरामद नहीं होंगे। मसला हमारा है, घर हमारे में आग लगी हुई है और बात यह है कि हम किसी दूसरे से ये तवक्को रखें कि आप आके हमारे घर के अंदर इस आग को बुझाएं। रियासत जम्मू कश्मीर का अक़वाम आलमा के अंदर मेरे नज़दीक सही तरीके से मसला कश्मीर को हम लोग ही लेके जा सकते हैं और दुनिया फिर हमारी बात को सुनेगी। आप कहना चाहते हैं कि हम खुद मौक़िफ़ देंगे तो वो बेहतर है? आज भी मेरे कुछ ख़ानदान के लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। वो लोग आप आज बता रहे हैं कि आप कौन सी तहरीक के लिए आप काम कर रहे हैं, कौन सा जहाद आप कर रहे हैं। ये लोग तो हमें जहाँ पे हिंदुस्तान आर्मी जैसे तंग करती है, यहाँ से भी जाने वाले लोग ये इसी तरह ही हमें तंग करते हैं। कोई तो हमें ये कहता है कि बकरे ज़बह करो जी, जो है वो मुर्गे ज़बह करो और हमें खाने खिलाओ। जहाद इस चीज़ को कहा जाता है। आज़म साहब, या ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस है ये पीछे हट जाए तो हम इंडिया से मुकाबला कर पाएंगे? लास्ट में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जब रियासत ये खुद मुख्तार आज़ाद हो जाएगी तो इसको हम संभाल पाएंगे? जी सही साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं ये जो कश्मीर में जो मसला जदोजहद या जिहाद हुआ, जिहाद के नाम पर जो कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको अपना तंजीमी मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। मैं तारक चांडियो साहब से इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये रोज़े अव्वल से इस मसला जदोजहद में शामिल थे और इन्होंने ट्रेनिंग कैंप में भी जिम्मेदारियाँ निभाई और ये खुद भी ज़ाती तौर पर जान के लिए अंदर गए। लेकिन हम जो हमारी तंजीम है मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, हम मसला जदोजहद के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में आप मसला जदोजहद के सम्राट ले सकते हैं जब उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपके पास हो। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमें एज प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया। जो चंद एक तंजीमें थी, गिनी चुनी 1 या 2 तंजीमें जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी और खुदमुख्तारी के नाम से जदोजहद शुरू की थी, फिर उन्हीं के अंदर से इन्होंने लोग तोड़े एजेंसियों ने और चंद दिनों में 149 या 50 तंजीमें रजिस्टर हुई हैं। अच्छा, मकबूजा वैली के अंदर, और फिर उन्होंने पहले आपस में एक दूसरे का सफाया किया। अच्छा राजा आज़म साहब, उस पार पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाते हैं, तो पाकिस्तानियों के दिल में ये है कि उस पार के जो लोग हैं वो हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर वाले जो जाली कश्मीरी हैं ये हमारे साथ नहीं आना चाहते। जो है ये झंडा खेल दोनों तरफ से जारी है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों आपने देखा था इस्लामाबाद में भी कहीं पे झंडे लहराए गए, बिल्कुल, जो इनका सेंट्रल कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पे भी ये चंद एजेंसियों के लोग होते हैं। ये आपकी तहरीक को प्रॉक्सी वार बनाने में, इसको कोल्ड वार चेंज करने के लिए, हालांकि जिस तरीके से पहले मसला जदोजहद शुरू हुई थी तो चूंकि हमारे कायद सदात शौकत अली कश्मीरी बड़े दूर अंदेश शख्स हैं, उन्होंने उस वक्त इस जदोजहद की सरेआम यहाँ पे मुखालफत की थी कि भाई ये जो हमारे नौजवानों को मरवाया जा रहा है, ये जगह पर खाली करवा कर इस पर ये दोनों काबिज हो जाएंगे। लिहाजा इसकी पैदाइश में उनको यहाँ पर कैदोबंद की सोबतें, टॉर्चर हुआ, उन पर तशद्दुद हुआ, फिर वो 1 साल तक उनको गायब किया गया। फिर यहाँ से जब उनको वो कोर्ट से जमानत वगैरह मिली तो फिर वो यहाँ से एग्जाइल पे चले गए। तो हम लोग मसला जदोजहद के न उस वक्त खिलाफ थे ना अब खिलाफ हैं, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे हाथ में। अच्छा, आखिरी सवाल जो मैंने किया था, क्या हम रियासत संभाल पाएंगे अगर आज़ाद हो गई तो? बिल्कुल, क्यों नहीं संभाल पाएंगे। हमारे पास दुनिया के ज़हीन तरीन इंटेलेक्चुअल हैं। हमारा जो कश्मीरी डाइस्पोरा है, मैं फिर आपको उसी की तरफ इशारा करता हूँ
कि वो लोग वहाँ पे कोई बर्तन नहीं धो रहे, वो आला तालीम याफ्ता वहाँ के माशरे के तमाम शोबों में वो कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं इनको तो ये आगे नहीं आने देते ना, क्योंकि चंद गिने चुने लोग या जो इनके हुकूमत के वफादार होते हैं, इनको यहाँ पे नवाजा जाता है। और जिस तरह शायर के बकौल के आग शाख पे उल्लू बैठा गुलशन की आदत क्या होगी, तो जितना नकामा और जितना इनका ज़्यादा वफादार होता है उसको आगे लेके जाइए। इन लोगों को जो इंतजामिया मौजूद है आप इनको मत देखें। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और ये कोई मसला नहीं है। जब आज़ादी होती है तो उसको संभालने वाले जिन लोगों ने, जैसे तारिक चौधरी साहब ने फरमाया कि 1 लाख से ऊपर कुर्बानियाँ दे चुके हैं ये लोग, तो ये इन्होंने किसी दूसरे के लिए कि उसके साथ वो उसकी गुलामी में जाने के लिए नहीं दी थी, ये मुकम्मल आज़ादी के लिए है। और इंशाअल्लाह मुझे ये कामिल यकीन है कि हम इंशाअल्लाह एक दिन मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार होंगे और हमारा जो इंतज़ाम और इंसराम होगा हम इंशाअल्लाह इन दानों पड़ोसी ममालिक से अच्छा करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ ऐसे बेईमान और ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने मुल्क का आए रोज से बेड़ा कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में चांडिया साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये रियासत आज़ाद हो जाती है तो इसका कंट्रोल इस पार के कश्मीरी ज़्यादा संभालने के काबिल हैं या उस पार के? वाला रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील पे मुश्तमिल है, जो इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम है। हम दुनिया की बदकिस्मत कौम है, इस तरह से कोई भी दुनिया के दवारे बरम अगर बनी तो वो भी देख लें, वो दोनों एक मुल्क के दरमियान एक जगह पे मौजूद थी। हमारे बदन के 3-4 हिस्से कर दिए गए हैं, ठीक है जी। और आप ये कह रहे हैं पहले तो हमने ये ताकती साम्राज्य कुव्वतों से इस वतन को आज़ाद करवाना है और उसके बाद का ये मामला है कि इसे कौन संभालेगा। बात यह है कि अवाम ने इलेक्ट करना है, उसने नुमाइंदों को सिलेक्ट करना है और कौन इसे संभालेगा। ये पार उस पार या इस पार की बात नहीं है। हम कश्मीरी तो एक जिस्म की मानद है। रियासत जम्मू कश्मीर, ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है, बड़े बड़े दानश्वर हैं यहाँ पे। रियासत जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल से मालामाल है और रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया के अंदर पानी के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क है। मुझे चंद लोग ये कहते हैं जी कि कश्मीर आज़ाद होने के बाद आप खाएंगे कहाँ से, आपका निज़ाम कैसे चलेगा। मैंने उन्हें सैंपल उन्हें जवाब दिया है कि पानी जब हमारा जाएगा उसके बाद मुल्कों के मामलात जब चलते हैं तो मुआहदे होते हैं, तो पानी के एवज जब हम अनाज लेंगे तो जहान पे तो अनाज के ढेर लग जाएंगे। ठीक है, तो नाजरीन आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।